कोर्ट में चलते मुकदमों में चाहे वे सिविल केस हों या क्रिमिनल केस हों, उनमें फर्जी दस्तावेज और झूठे एविडेंस की समस्या एक प्रमुख समस्या रही है। कानून के निर्माता अंग्रेजों ने हमारे क्रिमिनल कानून सीआरपीसी की रचना करते समय इसमें सेक्शन 340 सीआरपीसी इसी मकसद से बनाया था कि कोर्ट के सामने फर्जी दस्तावेज और झूठे एविडेंस को रोका जा सके। पिछले 150 सालों का कानूनी इतिहास उठाकर देख लीजिए कि भारत की उच्च अदालतों ने सेक्शन 340 सीआरपीसी को एक तिलिस्म बनाकर रख दिया है। अपने वर्तमान रूप में यह कानून एक बेबूझ पहेली जैसा बन गया है, जिसमें फंसकर अनेक लोग अपने धन, संपत्ति, पैसा, संसाधन सबको बर्बाद करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक नया केस डिसाइड किया है, अशोक गुलाबराव बोंड्रे वर्सेस विलास मधुकर राव देशमुख। यह एक क्रिमिनल अपील थी जिसका नंबर 931 ऑफ 2011 था। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने इसे 12 अप्रैल 2023 को डिसाइड किया था। इसमें सेक्शन 340 सीआरपीसी का एक नया आयाम उभर कर आया है, जो शायद आपको सेक्शन 340 सीआरपीसी के वर्तमान स्वरूप को सही ढंग से समझने में आपकी मदद करने वाला है। अपेलेंट का आरोप है कि रिस्पोंडेंट के साथ मिलकर रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने कागजातों का फर्जीवाड़ा करके उन जाली दस्तावेजों को एक क्रिमिनल केस नंबर 19 ऑफ 2003 में प्रयोग किया था। यह केस मजिस्ट्रेट साहब रामटेक की अदालत में चल रहा था, रामटेक स्थान। इस बाबत कंप्लेनेंट अपेलेंट ने मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाई, जिसे मजिस्ट्रेट साहब ने रिजेक्ट कर दिया। अपेलेंट ने कहा कि यदि यह अपराध सामान्य श्रेणी का है तो काइंडली इसके ऊपर कॉग्निजेंस ले लिया जाए। उसे भी मजिस्ट्रेट साहब ने रिजेक्ट कर दिया। रिवीजन करने पर सेशंस कोर्ट ने कहा कि 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन पार्टी के द्वारा नहीं लगाई जानी चाहिए थी, बल्कि संबंधित कोर्ट के द्वारा लिखित में लगाई जानी चाहिए थी। परंतु यदि यह 340 का अपराध नहीं है, तब यह मजिस्ट्रेट को स्वयं इसका कॉग्निजेंस ले लेना चाहिए था। इसके बाद सेशंस जज साहब ने ऑर्डर में लिखा कि यदि उपरोक्त कंप्लेनेंट अपेलेंट ऐसी कोई एप्लीकेशन लगाते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब को सेक्शन 340 सीआरपीसी में बताई गई विधि के अनुसार एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी होगी और अपने निष्कर्ष लिखित में देने होंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि यदि 340 की एप्लीकेशन आ जाए तो इंक्वायरी करके आगे कंप्लेंट प्रस्तुत कर दीजिए। सेशंस कोर्ट को जो आरोप बताए गए थे उस कथित दस्तावेज के साथ उनमें दम दिखाई दिया था। विरोधी पक्ष ने सेशंस कोर्ट का यह ऑर्डर हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि सेशंस कोर्ट ने तो बिल्कुल ठीक ऑर्डर किया है और विरोधी पक्ष की अपील को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद विरोधी पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात कहने के लिए पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में अपेलेंट ने कहा कि कथित फर्जीवाड़ा कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान किए जाने का आरोप नहीं है, लेकिन वह दस्तावेज कोर्ट में ही प्रस्तुत किया गया था, पुराने समय में किए जाने का आरोप है, इसलिए इस पर सेक्शन 195 सीआरपीसी का बंधन काम नहीं करेगा। शिकायतकर्ता को अपनी अलग कंप्लेंट मजिस्ट्रेट कोर्ट में डालनी चाहिए थी। आप इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बनते हैं तो आपसे आपकी समस्या का पीडीएफ मांगा जाता है। वह पीडीएफ मिलते ही हमारे एडवोकेट्स की टीम उसका विश्लेषण करके आपको उस समस्या की दशा और दिशा बताती है, उसका एक संभव समाधान बताती है। वह क्वॉशिंग, डिस्चार्ज या एक्विटल जो भी संभव हो सकता है आपको बता दिया जाता है। आपको आगे का रास्ता भी सुझाया जाता है और यह मुफ्त होता है। बिना फीस के आपका पूरा केस जांचा जाता है। आप भी मेंबर बने और अपने केस के सही समाधान को जानें। केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम यहां यही जांचना चाहेंगे कि यदि आरोपित दस्तावेज कोर्ट के अंदर एविडेंस के रूप में फाइल किए जाने से पहले ही छेड़छाड़ किए गए हो
तो भी क्या उन दस्तावेजों के लिए सेक्शन 195 सीआरपीसी द्वारा लगाई गई शर्त को मानना जरूरी होगा, या उनके लिए स्वतंत्र रूप से कोर्ट में अलग इस्तगासा यानी कि कंप्लेंट को दाखिल करना होगा और सेक्शन 200 सीआरपीसी वाले रास्ते से आगे बढ़कर कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस ले पाएगा। यानी कि यहाँ दो रास्ते हैं, एक सेक्शन 340 सीआरपीसी वाला और दूसरा सेक्शन 200 सीआरपीसी वाला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने निर्णय को याद करते हुए कहा कि सुरजीत सिंह वर्सेस बलबीर सिंह 1996 3 SCC 533 में हमने कहा था कि यदि फर्जीवाड़े से तैयार दस्तावेज को कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है तो सेक्शन 195 सीआरपीसी का बंधन खड़ा हो जाएगा और उस दस्तावेज पर कार्रवाई के लिए संबंधित कोर्ट पहले इंक्वायरी करेगा और फिर रिपोर्ट बनाएगा, फिर उसे अगली कोर्ट में कार्रवाई के लिए भेजेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बचाव के लिए यह प्रक्रिया बहुत जरूरी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हमने अपने एक दूसरे केस सच्चिदानंद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1998 2 SCC 493 में कहा था कि सेक्शन 340 सीआरपीसी की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का दायरा यह होगा कि कोर्ट में प्रस्तुत या एविडेंस में दिए गए दस्तावेज के साथ अपराध किया गया है या नहीं किया गया है, यानी कि अपराध उस दस्तावेज के साथ किया गया हो जो कोर्ट की कस्टडी में हो, जो कोर्ट में फाइल किया गया हो, जिसको इंग्लिश में कस्टोडियल लेगिस कहते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि यह एक अनावश्यक विचार होगा कि कोर्ट परिसर से दूर और यहां लाए जाने से बहुत समय पहले ही फर्जीवाड़ा किया गया था, बाद में यह दस्तावेज किसी तरह से कोर्ट में पहुंच गया तो उसको भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में हुआ अपराध मानकर 340 की कार्रवाई शुरू करवा दी जाए। अर्थात सेक्शन 195 1B पार्ट 2 सीआरपीसी का बंधन उन दस्तावेजों पर नहीं लगेगा जिनके साथ कोर्ट में दिए जाने से पहले बहुत पुराने समय में यह फर्जीवाड़ा पहले ही किया जा चुका हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपरोक्त दोनों केसेस कौन कौन से, सुरजीत सिंह व सच्चिदानंद सिंह, इन दोनों में परस्पर विपरीत बातें कही गई थी, इसलिए इनको सुलटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ही एक दूसरे केस में संवैधानिक पीठ बनी। केस का नाम था इकबाल सिंह मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा। यह 2005-4 SCC 370 में प्रकाशित हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम मानक मत दिया था। इस मारवा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे पिछले निर्णय सच्चिदानंद सिंह में कानून की व्याख्या सही तरीके से की गई थी और उसी मत को यहां पर भी इख्तियार किया जाना चाहिए, उसी मत को यहां पर फॉलो किया जाना चाहिए। इकबाल सिंह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेक्शन 195 1B पार्ट 2 सीआरपीसी का बंधन केवल तभी लागू होगा जब कोर्ट में दिए गए दस्तावेज के साथ कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान 195 सीआरपीसी में वर्णित अपराधों को किया गया हो, यानी कि अपराध किए जाने के समय वह दस्तावेज कोर्ट की कस्टडी में मौजूद हो, कोर्ट की फाइल में मौजूद हो। यदि ये वाले फर्जीवाड़े और झूठे एविडेंस रचने के अपराध कोर्ट के सामने पेश डॉक्यूमेंट के साथ किए गए हो तो सेक्शन 195 1B पार्ट 2 सीआरपीसी का बंधन लागू होगा, लेकिन यदि ये पुराने समय में अपराध करके तब इसे कोर्ट में लाया गया हो तो ऐसे दस्तावेजों को फाइल करने के बाद यह 195 1B पार्ट 2 सीआरपीसी का बंधन लागू नहीं होगा। देखो ना, सुप्रीम कोर्ट ने यहां कितने सरल शब्दों में इस बार बताया है, इसको आप समझ लीजिएगा। इस तरह से जो कानून सच्चिदानंद सिंह वाले केस से शुरू होकर इकबाल सिंह वाले केस तक आया था, उसी कानून को सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्तमान केस अशोक गुलाबराव बोंडरे में भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में एक वसीयत पेश की गई थी। आरोप के मुताबिक इस वसीयत के साथ कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने से पहले कुछ फर्जीवाड़ा किया गया था और बाद में चलकर इसे कोर्ट में पेश कर दिया गया था, जिसको लेकर अपलेंट ने मजिस्ट्रेट से इस पर कॉग्निजेंस लेने की गुजारिश की थी। आपको याद है ना कि मजिस्ट्रेट साहब के साथ उसने कहा था कि अगर इसमें 340 नहीं बनती है तो आप कॉग्निजेंस ले लीजिए इसके ऊपर।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वसीयत पर बहुत पहले से ही आरोपित फर्जीवाड़ा किया जा चुका था। यह कोर्ट की कस्टडी से बहुत पहले ही कर दिया गया था, इसलिए इस पर सेक्शन 195(1)(b) पार्ट 2 सीआरपीसी का बंधन लागू नहीं होगा, बल्कि कोर्ट इस पर स्वयं ही कॉग्निजेंस ले सकेगा। वह कॉग्निजेंस या तो पुलिस रिपोर्ट पर लिया जा सकेगा या फिर शिकायतकर्ता द्वारा सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत शिकायत करने पर लिया जा सकेगा। मजिस्ट्रेट के पास कॉग्निजेंस लेने के अधिकार होते हैं, उन तरीकों से इसके ऊपर अलग से स्वतंत्र कॉग्निजेंस लिया जा सकेगा। इस प्रकार सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कानूनी गलती की थी, यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मजिस्ट्रेट कोर्ट में इसे उसी स्टेज पर भेजा जाए जहां मजिस्ट्रेट ने इसको डिसमिस किया था। आप सब विद्वान व्यूअर्स को सेक्शन 340 सीआरपीसी का यह मर्म समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसके ज्ञान के अभाव में आप अपना बहुत सारा समय, पैसा और संसाधन खराब करते रहते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा आपको दिया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको निश्चिंत करता है कि कोई कुछ कर ले, कानूनी रूप से आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। मुकदमे में लगने वाला समय तो कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन परिणाम को बेहतर क्रॉस के द्वारा बदला जा सकता है। यह बेहतर क्रॉस आपको इंडियन लीगल सिस्टम उपलब्ध करवा देता है। आप अपना समय नष्ट ना करें, तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम की वेबसाइट को पढ़ें, जानकारी पाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है उस पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने की जानकारी पाएं। हम सदैव आपके कल्याण की कामना करते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।